तो नमस्कार दोस्तों, सबका पुनः स्वागत है इस प्रोफेसर एकेडमी बलिया के आभासी चैनल पर। मैं डॉक्टर मंजीत सिंह। आज से मैं आपके समक्ष एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होने जा रही है, तो उसके निमित्त में एक एक मिनट करके इसमें जो है एक चीज़ याद रखिए कि हिंदी की जो आपके पाठ्यक्रम में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पाठ्यक्रम संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। तो आज मैं आपके समक्ष बहुत थोड़े समय में यूनिट फर्स्ट से हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मैं बात करूंगा। इसमें भारतीय आर्य भाषाओं में उसके काल निर्धारणी भारतीय आर्य भाषाओं यानी शुरू से लेकर हिंदी तक, यानी आप शुरुआत से, यदि आप पहली बार परीक्षा दे रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से देखें, क्योंकि यह वीडियो सबसे अलग, विशेष और पारदर्शी होगा। आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। देखिए सबसे पहली बात की कालक्रम की बात करेंगे, क्योंकि हरदेव बाहरी ने इस पूरे काल निर्धारण का आधार इन्होंने साहित्य माना है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कौन कौन से साहित्य जो है कहाँ आकर जुड़ते हैं। इसके बाद इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पे बात करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिकता किस आधार पर आप सिद्ध करें, मानचित्र से संबंधित कुछ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे जो सबसे अलग होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आएंगे, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रटना नहीं है, समझना है। ये यानी जो भी परीक्षा के उपयोगी यानी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने के पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक बच्चों को जुड़ें। आइए हम बात करते हैं हिंदी और उसका विकास। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो आप पाठ्यक्रम है, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, जीडीसी एग्जाम, तो भाषा विज्ञान को पढ़ना अपने आप में एक अलग अनुभव, क्योंकि तमाम तरह के चैनल आपको मिलेंगे, लेकिन उससे अलग आपको यहाँ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से काल निर्धारण पे क्या क्या जो है यहाँ बात होगी। तो देखिए हिंदी की ये थोड़ी सी जो है ये भारतीय आर्य भाषाओं पे, चूँकि आपके पाठ्यक्रम में है, ये सभी को पता है कि इसके 3 भाग जो है किए गए हैं। यानी पहला जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि इस काल निर्धारण का आधार जो है साहित्य है, ठीक है ना। यानी उस काल में, ठीक है ना, उस काल में जो भी रचनाएं हुई हैं, जो भी साहित्य की रचनाएं हुई हैं, उसके आधार पर इसके काल का निर्धारण किया गया है। एक बात मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यहाँ से एक बात जान लीजिए कि यदि 10-15 मिनट का या वीडियो पूरा देख लेंगे तो कम से कम हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न जो है निश्चित रूप में आपको मिल जाएंगे, निश्चित रूप में। तो आइए जो है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, एक चीज मैं यहाँ नोट करना चाहूंगा कि हरदेव बाहरी जो है इसकी बात करते हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी जब शुरुआत करते हैं तो वो भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है ना, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, भोलानाथ तिवारी। बस ये, लेकिन आप ऑथेंटिक इसी को मानिएगा। बार बार कह रहे हैं कि इस काल निर्धारण का आधार जो है साहित्य है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें मान लीजिए वैदिक और लौकिक की बात हम आगे करेंगे, क्योंकि अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर ये डेट हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। आइए आगे बात करते हैं प्राचीन भारतीय। ये सभी लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन इसमें देखिए कहाँ हम गलती करते हैं। बार बार हम करें कि जो भी निर्धारण उसका जो है आधार साहित्य है, तो इसमें आप मान लीजिए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक। संस्कृत या लौकिक संस्कृत जो 800 ईसा पूर्व से 500। एक चीज और याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा की शुरुआत जो है लौकिक संस्कृत से होती है, यानी संस्कृत भाषा की शुरुआत जो है लौकिक संस्कृत। जैसा कि हरदेव बाहरी कहते हैं कि काल निर्धारण का आधार जो है साहित्य है, ठीक है ना, साहित्य है जो प्रत्येक भाषा में उस काल में प्राप्त होनी, प्रत्येक भाषा में। अब जैसे वैदिक संस्कृत में यहाँ कौन सी भाषा होगी, वैदिक भाषा होगी। यहाँ का जो साहित्य था, ठीक है ना, यहाँ का जो साहित्य था तो उस काल में प्राप्त होने लगता है, यानी ऋग्वेद से वैदिक भाषा यहाँ शुरू हो गई। पर आप देखेंगे कि
लौकिक संस्कृति की शुरुआत जो है वाल्मीकि रामायण से जो है, ये याद रखिएगा कि वाल्मीकि रामायण से जो है इसकी शुरुआत होती है। लौकिक संस्कृति से, संस्कृत के आदि कवि भी जो है माने जाते हैं वाल्मीकि जी। तो ये तो मान सबको पता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि लौकिक संस्कृत या संस्कृत की जब चर्चा होगी तो ये जो है लौकिक से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाओं के ऊपर हम बात करते हैं। अब देखिए मध्यकालीन सबको पता है कि पाली जो है प्रथम प्राकृत यानी द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश तृतीय प्राकृत। पाली जो है 500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत जो है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब देखिए इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि पाली जो भाषा थी ये इस समय जो है महात्मा बुद्ध के जो त्रिपिटक थे, ठीक है ना, बुद्ध के त्रिपिटक थे, तीनों विनय पिटक, ठीक है ना, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों पिटक, यानी यहाँ से, यानी जब ये साहित्य मिलता है तब से जो है ये पाली भाषा सीधे इससे संबंधित है। विमल सूर्य का एक पौंचर्य, यहाँ जो है प्राकृत द्वितीय प्राकृत में याद रखिएगा पौंचर्य, आप इन सबको नोट करते जाइएगा। विमल सूर्य की किताब है पौंचर्य, यहाँ से जो है ये द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत 1 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। अपभ्रंश का जहाँ तक प्रश्न है, अपभ्रंश जो है एक किताब है परमात्म प्रकाश, ठीक है ना, आप याद रखिएगा परमात्म प्रकाश किताब है योगेंदु की। तो परमात्म प्रकाश से जो है अपभ्रंश की शुरुआत होती है। हमें देखिए हमें क्या पढ़ना है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इस इतिहास में इस तरीके से हम हिंदी को जोड़ेंगे और जहाँ जहाँ प्रश्न आएंगे यहाँ से हमको जो है प्रश्न मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पे आते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आप याद रखिएगा इसमें 2 भाग, एक तो हिंदी एवं इसकी उपभाषाएं हैं, हिंदी हो गई, उसकी उपभाषाएं मान लीजिए 5 हो गई जिसमें बोलियां हो गई। इसके अलावा हिंदी से इतर जो भाषाएं हैं जैसे बंगला हो गया, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और ये सिंधी। तो ये 2 भाग हैं, ये 2 भाग जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आपको याद रखना है कि अब हिंदी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हिंदी और उसकी उपभाषाओं की बात करें तो हरदेव बाहरी ने ही हिंदी को जो है 3 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग जो है, बार बार हम कह रहे हैं कि आपको याद रखना है कि जो भी निर्धारण है उसका आधार जो है साहित्य है, ठीक है ना, उस दौर में जो साहित्य रचे गए हैं वही साहित्य से। अब प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से एक कॉमन, यानी जो एक तरह से ना सार्वभौमिक, जैसे मान लीजिए कि आदिकाल के नामकरण की बात आए तो वहाँ जिस तरीके से वीरगाथा काल या फिर शुक्ल जी के काल विभाजन को आधार मानते हैं, वैसे ही एक प्रमाणिक तौर पे 1100 से 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी जो है 1400 से 1850 ईस्वी तक, और 1850 ईस्वी के बाद आधुनिक हिंदी। अगर साहित्य की बात करें तो प्राचीन काल में की जो हिंदी है वह नाम आता है पुण्य, वैसे आता है पुण्य या दो ये नाम आता है। ये पहले कवि, हिंदी के प्राचीन हिंदी के कवि माने जाते हैं। मध्यकालीन हिंदी की जो शुरुआत मानी गई है वो कबीर की वाणी में इसकी शुरुआत आपको मिलेगी। और आधुनिक हिंदी निश्चित रूप से जो है आपको भारतेंदु जी के गद्य साहित्य, बहुत हल्के में आप देखिए इसको। इस तरीके से जो है कुल मिलाकर जान लीजिए कि बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि उस समय यानी इस दौर में इस दौर में जो साहित्य लिखा गया, और इस दौर में साहित्य लिखा गया, इस आधार पर जो है इसका काल निर्धारण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी और उसकी, चूंकि हम इस पे अलग से एक वीडियो और बनाएंगे, हिंदी उसकी उपभाषाओं और उसकी बोलियों पर, चूंकि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमें समझना है तो आप जान लीजिए कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। ये मामूली रूप में आप देख लीजिए। अब आइए हम बात करते हैं, थोड़ा मैप में समझने का प्रयास करते हैं, इस भौगोलिक मैप में कि कहाँ कहाँ कैसे जो हिंदी का प्रसार हुआ, कैसे उसकी पृष्ठभूमि को जो है हम बात करेंगे। देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की। तो निश्चित तौर पर जो पहाड़ी हिंदी है, तो अगर देखा जाए सामान्य रूप में अगर पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी जो है
तीन भागों में सामान्य रूप से माना जाए, तीन भागों में कहा जाता है कि इसमें जो है ये पहाड़ों पे, ठीक है ना, पहाड़ों पे ये यहाँ जो है पहाड़ों पे बोली जाती है। इस पे तीन भागों में पहाड़ी हिंदी, आप इसको हम बोलियों में जब पढ़ेंगे तो पहाड़ी हिंदी को अलग से भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है गढ़वाली, कुमायूनी, एक नेपाली। जैसे एक मान लीजिए कि ये अपना नेपाल वाला क्षेत्र हो गया, नेपाल का अलग हो गया, गढ़वाल जो बद्रीनाथ वाला क्षेत्र अलग हो गया, और कुमायूं वाला क्षेत्र अलग, ये पहाड़ी हो गया। जब राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं तो ये राजस्थानी हिंदी जो है चार भागों में, इसको अगर ऐसे बांट दें, देखिए ऐसे अगर बांट दिया जाए तो चार भागों में राजस्थानी को आप मान लीजिए चार भागों में। अब देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि राजस्थानी में मारवाड़ी, ठीक है ना, यहाँ देखिए इस तरफ आप मान लीजिए जो है मारवाड़ी इसी में, इधर जो है जय, के बाद जो है मारवाड़ी हो गया, मारवाड़ी के बाद जो है जयपुर अजमेर जो है यहाँ जयपुरी हो गया, फिर मेवात के क्षेत्र मेवाती होगा, मालवा ये जो क्षेत्र है यहाँ मालवी हो गई। चार भाग में ये हो गया। ऐसे ही हम अगर देखें कि इसमें अगर देखा जाए कि अगर पूर्वी हिंदी में का जो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो अवध तो एक अयोध्या के आसपास ये मान लीजिए क्षेत्र हो गया। बघेली जो है ये जो जब एमपी जाएंगे रीवा के पास, वहाँ पे बघेली हो गया यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ी ये हो गया पूर्वी हिंदी। बिहारी हिंदी की जब बात करेंगे तो बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो एक तो मान लीजिए भोजपुरी का क्षेत्र ये हो गया, जिसे बलिया, बनारस, बिहार, आरा वगैरह पकड़ के। इसके बाद जो है मैथिली अपना जो है मिथिलांचल के आसपास वाला क्षेत्र, ये मैथिली हो गया। और उसके बाद जो है मगही जो है पटना के आसपास जो है मगही बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की जहाँ तक बात करें तो पश्चिमी हिंदी जो है एक तो हरियाणवी हो गई, बांगरू, कौरवी जिसको खड़ी बोली कहेंगे, और खड़ी बोली पर अलग से हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से खड़ी बोली जो है ये दिल्ली से लेकर कानपुर के पूर्वी क्षेत्र यहाँ से लेकर और खंडवा तक ये खड़ी बोली पढ़ेंगे। ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा की जब ये अलग से हम पढ़ेंगे, चूँकि हम जो है हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो ब्रज भाषा जो है कहते हैं ना कि ये ब्रज भाषा जो है इत बरहद उत सोनहद उत सूर सोइन को ग्राम ब्रज 84 कोस में, ये मथुरा मंडल यानी इसके आसपास, कन्नौजी हो गया, बुंदेली हो गया, बुंदेलखंड के आसपास। इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो ये सारी हिंदी है और कहीं ना कहीं जुड़ती है। तो इस पर हम एक एक करके हम बाद में बात करेंगे। अब आइए बात करते हैं हिंदी से इतर अहिंदी वर्ग में कौन कौन सी बोलियां हैं। इसमें इसके उत्तर में सबसे उत्तर में नेपाली, ये मुख्य रूप से हरदेव बाहरी को हमने आधार बनाया है और भोलानाथ तिवारी को, क्योंकि ये प्रमाणिक हैं। तो ये उत्तर में नेपाली हो गया। दक्षिण में जो है ना, दक्षिण में आपको मिलेगा सिंहली यानी महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र, और ये सिंघल द्वीप के आसपास जो है सिंहली हो गया। पूरब में उड़िया, बंगला और असमिया, ये हो गया पूरब में आपका हो गया उड़िया, बंगला, असमिया। और इधर जो है पश्चिमी में हो गया इधर सिंधी और पंजाबी मान लीजिए, ये तो यहाँ हो गया सिंध ये, और गुजराती आपका ये हो गया ये। तो कहने का अर्थ है कि ये जो है हिंदी तर क्षेत्र में आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जाना कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो बोलियां हैं, ठीक है ना, जो बोलियां हैं, इन बोलियों का क्या महत्व है। दूसरी बात ये है कि इन बोलियों को पढ़ने के बाद कम से कम आपको जो है कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में आपको 2-3 तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो इनके क्रम पर, यानी आपको जो काल निर्धारण हम लोग ने आपको बताया है, ठीक है ना, काल निर्धारण, इसमें आपको क्रम और बताना पड़ेगा। हो सकता है आपको कई बार ना सीधे पूछ देता है कि जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे 4 मान लीजिए भाषाओं को दे दे और इसका क्रम, ये तो फाइनल हो गया। दूसरी बात ये है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। चलिए, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, हाँ, मैं एक अनुरोध जरूर करूँगा आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या अच्छा लगा
अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में वैदिक संस्कृत को एक अलग तरीके से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।